ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। पार्ट नंबर 5 में पार्ट 19 तक हमने अध्ययन कर लिया था। आज का हमारा पार्ट नंबर 20 है, जो पार्ट नंबर 5 पादप जल संबंध से संबंधित है। यह इस चैप्टर का अंतिम वीडियो है। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वह है जल विभव अवधारणा है। जल विभव अवधारणा, हाइपोथेसिस ऑफ वाटर पोटेंशियल। सबसे पहले इस जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन स्लेटियर व टायलर ने किया था। स्लेटियर व टायलर ने 1960 में जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन किया था। यहाँ हम जल विभव अवधारणा में जल के बारे में कुछ प्रमुख बातें हैं, उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले जल सदैव अधिक मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से जल सदैव अधिक मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से कम मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गमन करता है। जल सदैव अधिक मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से कम मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गमन करता है। आगे शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है। शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। एक बार पुनः जल विभव अवधारणा का प्रतिपादन स्लेटियर व टायलर ने 1960 में किया था। आगे जल सदैव अधिक मुक्त ऊर्जा क्षेत्र से कम मुक्त ऊर्जा क्षेत्र की ओर गति करता है। शुद्ध जल की मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आगे शुद्ध जल का जल विभव अधिकतम होता है। क्यों? क्योंकि इसकी गतिज ऊर्जा या मुक्त ऊर्जा सबसे अधिक होती है। आगे जल विभव की परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं कि जल विभव किसे कहते हैं। यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए, यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के
अणुओं की मुक्त ऊर्जा। यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच अंतर पाया जाता है, जिसे जल विभव या वाटर पोटेंशियल कहते हैं। जल विभव किसे कहते हैं, इसकी जो डेफिनेशन है एक बार मैं पुनः रिवाइज कर रहा हूँ। शुद्ध जल, यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए, यदि किसी कोशिका को शुद्ध जल में रखा जाए तो शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा तथा कोशिका के विलयन में उपस्थित जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा के बीच अंतर पाया जाता है, जिसे जल विभव कहते हैं। अर्थात इसको साधारण भाषा में देखिए, हम किसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जल विभव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो जल विभव बराबर शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा में से हम किसको घटा देंगे, विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा, विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। सबसे अधिक जो जल विभव है सो जल का होता है। इसमें से जो विलयन है उसके जल के अणुओं की जो मुक्त ऊर्जा है उसको घटाने पर हमारे को जल विभव प्राप्त होता है। तो जल विभव बराबर शुद्ध जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा माइनस विलयन में जल के अणुओं की मुक्त ऊर्जा। आगे हम बात करते हैं जल विभव को ग्रीक शब्द, जल विभव को ग्रीक शब्द साई से दर्शाया जाता है। जल विभव को ग्रीक शब्द साई से दर्शाया जाता है। आगे जल विभव की इकाई, जल विभव की इकाई बार या वायुमंडल एटमॉस्फेयर होती है। जल विभव की इकाई बार या वायुमंडल होती है। आगे शुद्ध जल का जल विभव, शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है। यह एक इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिए। शुद्ध जल का जल विभव कितना होता है, शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है। शुद्ध जल का जल विभव शून्य होता है। आगे हम वर्तमान में ऊष्मागतिकी के अनुसार जल विभव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्तमान में ऊष्मागतिकी के अनुसार देखिए, हम जल विभव के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो वर्तमान में ऊष्मागतिकी के अनुसार कंडीशन नंबर 1 जो डीपीटी है, विसरण दाब न्यूनता है, उसको जल विभव कहते हैं। डीपीटी को जल विभव
कहते हैं। ठीक है, इससे साई या साई डब्ल्यू, यानी जो जल विभव है उसको साई या फिर साई डब्ल्यू से दर्शाते हैं। वर्तमान में ऊष्मागतिकी के अनुसार डीपीडी को जल विभव कहते हैं और जल विभव को साई या साई डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है, नेगेटिव होता है। देखिए, डीपीडी को जल विभव कहते हैं, इसे साई या साई डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात हम यूँ कह सकते हैं डीपीडी बराबर माइनस साई या फिर माइनस साई डब्ल्यू, या तो डीपीडी बराबर माइनस साई या फिर डीपीडी बराबर माइनस साई डब्ल्यू। कंडीशन नंबर 1, डीपीडी को जल विभव कहते हैं, इसे साई या साई डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात डीपीडी बराबर माइनस साई या फिर माइनस साई डब्ल्यू। आगे, परासरण दाब यानी ओपी को विलेय विभव या परासरण विभव कहते हैं। देखिए, नंबर 2 कंडीशन, परासरण दाब ओपी को परासरण विभव या विलेय विभव कहते हैं। परासरण दाब ओपी को परासरण विभव या विलेय विभव कहते हैं। इसे साई एस से दर्शाते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है। एक बार पुनः, परासरण दाब ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी को परासरण विभव या फिर विलेय विभव कहते हैं। इसे साई ऐसे दर्शाते हैं और इसका मान ऋणात्मक होता है। देखिए, परासरण दाब और परासरण विभव में क्या अंतर है? परासरण दाब धनात्मक होता है जबकि परासरण विभव ऋणात्मक होता है। अर्थात हमारे पास क्या है? ओपी, और ओपी को हम क्या कह रहे हैं? परासरण विभव या फिर विलेय विभव, और परासरण विभव और विलेय विभव को साई एस से दर्शाते हैं। अर्थात ओपी बराबर माइनस साई एस। कंडीशन नंबर 2 एक बार पुनः, परासरण दाब ओपी को परासरण विभव या विलेय विभव कहते हैं। इसे साई एस से दर्शाते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात ओपी बराबर माइनस साई एस। अब कंडीशन नंबर 3, स्फीति दाब टीपी को दाब विभव कहते हैं। स्फीति दाब टीपी को दाब विभव कहते हैं। स्फीति दाब टीपी को दाब विभव कहते हैं। इसे साई पी से दर्शाते हैं। दाब विभव को साई पी से दर्शाते हैं। इसका मान धनात्मक होता है। देखिए, जल विभव को वर्तमान ऊष्मागतिकी के अनुसार कंडीशन नंबर 1, देखिए, डीपीडी को जल विभव कहते हैं। इसे साई या साई डब्ल्यू से दर्शाते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात डीपीडी बराबर माइनस साई या फिर माइनस साई डब्ल्यू। नंबर 2, परासरण दाब ओपी को परासरण विभव या विलेय विभव कहते हैं। इसे साई एस से दर्शाते हैं। इसका मान ऋणात्मक होता है। नंबर 3,
स्फीति दाब टीपी को दाब विभव कहते हैं, इसे साई पी से दर्शाते हैं, इसका मान धनात्मक होता है। देखिए इधर अर्थात टीपी बराबर साई पी, इसका मान पॉजिटिव होता है, तो टीपी बराबर पॉजिटिव साई पी। तो जल विभव अवधारणा के अनुसार जल विभव, परासरण विभव और दाब विभव में संबंध होता है। संबंध क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अभी हमने पढ़ा एक तो डीपीडी के बारे में। डीपीडी को हमने कंडीशन नंबर 1 में देखा, बाद में हमने अभी मैंने बताया कि डीपीडी को जल विभव कहते हैं, परासरण दाब को यानी ओपी को विलय विभव या परासरण विभव कहते हैं, तथा टीपी को दाब विभव कहते हैं। अब यहाँ पर जल विभव, परासरण विभव और जो दाब विभव है, इन तीनों में संबंध होता है। तो देखिए जल विभव, परासरण विभव तथा दाब विभव में निम्नलिखित संबंध होता है। जल विभव को साई डब्ल्यू के द्वारा दर्शाते हैं। जल विभव साई डब्ल्यू बराबर परासरण विभव या विलय विभव, इसको साई एस के द्वारा दर्शाया जाता है, और जो दाब विभव है इसको साई पी के द्वारा दर्शाया जाता है। यह एक इम्पोर्टेंट सूत्र है, इससे सवाल हल करने में सुविधा रहती है। या संबंधी पूछ लिया जाता है कि जल विभव, परासरण विभव और दाब विभव में संबंध का सूत्र है, तो संबंध है साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। यहाँ इस सूत्र में साई डब्ल्यू बराबर नेगेटिव है, साई एस बराबर भी नेगेटिव है और साई पी बराबर पॉजिटिव है यहाँ पर। तो जल विभव, परासरण विभव और दाब विभव में जो संबंध होता है वह साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी होता है। तो इस पर आधारित सवाल आगे हम हल कर रहे हैं। एक गणितीय सवाल है। इसका हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अर्थ पार्क में झिल्ली में बंद ए विलियन जिसका परासरण विभव -20 बार है। अभी मैंने बताया कि जल विभव की इकाई बार या वायुमंडल होती है, तो परासरण विभव -20 बार तथा दाब विभव -8 बार। दाब विभव -8 बार को -9 बार, परासरण विभव तथा 0 बार। दाब विभव वाले बी विलियन, ये तो था ए विलियन के लिए और यह है बी विलियन के लिए। बी विलियन में रखा जाता है
इसके जल विभव की गणना कीजिए। ज्ञात करना है जल विभव एक तो, तथा इसके अलावा इसमें जल प्रवाह की दिशा भी ज्ञात करनी है। जल प्रवाह की दिशा भी ज्ञात करनी है। ए विलयन जिसका प्रासरण विभव -20 बार है और दाब विभव -8 बार है। विलयन बी जिसका प्रासरण विभव -9 बार है और दाब विभव 0 बार है। इसमें जल विभव और जल प्रवाह की दिशा ज्ञात करनी है। तो एक तरफ विलयन ए, इसका हल कर रहे हैं, और एक तरफ विलयन बी। सबसे पहले विलयन ए के लिए परासरण विभव, अभी मैंने बताया था साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। तो परासरण विभव साई एस बराबर -20 बार। दाब विभव इस सूत्र में साई पी है, वह दाब विभव बराबर -8 बार। हमारे को ज्ञात क्या करना है? जल विभव। जल विभव ये साई डब्ल्यू बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह, ये हमें ज्ञात करना है। हमारे पास सूत्र है साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। मान रख देंगे, मान रखने पर साई डब्ल्यू बराबर साई एस का मान -20 प्लस साई पी, इसका मान है -8 बार, -8। इसको हम हल करेंगे तो ये प्लस गुणा माइनस, तो माइनस आएगा, -20 माइनस इसको हल करने पर 8, दोनों माइनस माइनस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 28 बार। यानी कि विलयन ए के लिए साई डब्ल्यू यानी जल विभव का मान कितना आ गया? -28 बार। ठीक इसी प्रकार से हम विलयन बी के लिए जल विभव का मान ज्ञात करेंगे। तो विलयन बी के लिए परासरण विभव साई एस कितना है? -9 बार। विलयन बी के लिए दाब विभव साई पी कितना है? 0 बार। ज्ञात क्या करना है? जल विभव साई डब्ल्यू। सूत्र हमारे पास वही है पहले वाला, साई डब्ल्यू बराबर साई एस प्लस साई पी। मान रखने पर साई डब्ल्यू बराबर साई एस का मान -9 प्लस साई पी का मान 0, तो साई डब्ल्यू बराबर -9 बार। देखिए विलयन ए के लिए हमारा जो जल विभव है -28 बार है, विलयन बी के लिए जल विभव -9 बार है। तो विलयन ए के लिए जल विभव -28 बार और बी के लिए -9 बार। अब इसमें हमारे को ज्ञात क्या करवाया गया है? जिसमें जल प्रवाह की दिशा, जल प्रवाह की दिशा। तो जल के बारे में मैंने पिछले टर्म पर बताया था कि जल उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर प्रवाहित होता है। जल उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर प्रवाहित होता है। अतः जल का प्रवाह है। देखिए इधर विलयन ए के लिए जल विभव का मान -28 बार और विलयन बी के लिए जल विभव का मान -9 बार। तो माइनस में जो संख्या छोटी होती है वह
अधिक मान वाली होगी, तो यहाँ एक तो -28 है और एक -9 है, तो यहाँ पर अधिक मान -9 है बजाय -28 से। इसलिए यहाँ पर जो जल विभव है, जो जल का प्रवाह है, यहाँ पर उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर होगा, यानी कि विलयन बी से विलयन ए की ओर जल का प्रवाह होगा। तो जल उच्च जल विभव से निम्न जल विभव की ओर प्रवाहित होता है, अतः जल का प्रवाह है विलयन बी का जल विभव -9 बार है, -9 बार। विलयन बी से विलयन ए, जिसमें जल विभव का मान -28 बार। विलयन बी से विलयन ए की ओर होगा। इस प्रकार के जो एग्जाम्पल हैं ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट हैं। आप भी जो मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है इसमें संख्या चेंज करके कम से कम 2-3 सवाल आप रफ कॉपी में हल करें, बार बार प्रयास करें, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम नंबर प्राप्त हो सके। इस चैप्टर का आगे हम अंतिम जो बिंदु है उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। छोटा सा बिंदु है अंतः शोषण का। अंतः शोषण या अंतः शोषण, इम्बिबिशन। किसी ठोस पदार्थ द्वारा द्रव्य का विलयन बनाए बिना ही अपने अंदर अवशोषित करने को अंतः शोषण कहते हैं। अंतः शोषण प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न दाब अंतः शोषण दाब, इम्बिबिशन प्रेशर यानी आईपी कहलाता है। अंतः शोषण प्रक्रिया के दौरान जो दाब उत्पन्न होता है वह अंतः शोषण दाब यानी आईपी कहलाता है। अंतः शोषक पदार्थ के उदाहरण पेक्टिन, सेलुलोज, एगार एगार, प्रोटीन, स्टार्च आदि पदार्थ अंतः शोषक पदार्थ के उदाहरण होते हैं। इनमें सबसे अधिक जो अंतः शोषक पदार्थ होता है वह एगार एगार है और सबसे कम अंतः शोषक जो पदार्थ है वो सेलुलोज होता है। आगे अंतः शोषण का महत्व है। नंबर 1, बरसात के दिनों में हम पढ़ रहे हैं अंतः शोषण का महत्व। नंबर 1, बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों व खिड़कियों का फूल जाना। नंबर 2, अंतः शोषण विधि का उपयोग प्राचीन काल में पत्थर की बड़ी चट्टानों को तोड़ने में किया जाता था। ये दोनों ही इसके जो महत्व हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। क्वेश्चन बनता है कि बरसात के दिनों में लकड़ी के दरवाजों व खिड़कियों के फूलने का कारण बताइए। तो अंतः शोषण क्रिया के कारण। प्राचीन काल में पत्थर की बड़ी चट्टानों को तोड़ने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता था? तो आपका राइट आंसर होगा अंतः शोषण विधि का। इसके अलावा नंबर 3 है अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में सहायक। अंकुरण के समय बीजों के स्फुटन में
सहायक। थैंक यू।